पेरियार का अगर मतलब आप ये देखिए कि किसी भी सामाजिक बदलाव में जैसे जाति के विरोध का जो एंटी कास्ट मूवमेंट है उसमें एक मतलब अगर आप पेरियार को, अंबेडकर को और तमाम अलग अलग जो चिंतक आए हैं इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसमें आप पेरियार को पाएंगे कि पेरियार बहुत ही मतलब बुनियादी रूप से बताते हैं कि जाति व्यवस्था क्यों ख़त्म होनी चाहिए। जैसे अगर हम अपने आप से एक सवाल करें कि कोई जो ताकतवर है वो किसी कमज़ोर का शोषण क्यों ना करे, अगर हम ये सवाल करें तो तार्किक रूप से रेशनैलिटी ये करने से मना करती है कि क्योंकि सब लोग बराबर हैं, समाज में जो भी पैदा हुआ है उसके मतलब समान अधिकार है, हर व्यक्ति एक दूसरे के समान है, हर रूप में समान है, हर प्रकार से समान है। ये हमको तार्किकता देती है, रेशनैलिटी देती है। तो पेरियार ने भारत में इस जो कॉन्सेप्ट है रेशनैलिटी का, इसको इंट्रोड्यूस किया कि आप जाति व्यवस्था जो पूरा एक विचारधारा है, एक ब्राह्मणवाद जो एक विचारधारा है, वो उस विचारधारा के विरोध में लोगों को मतलब हम हो सकता है कि तमाम जैसे अंबेडकर हैं, आप अंबेडकर को जब पढ़ेंगे तो अंबेडकर ने जो जाति के स्पेक्युलेटिव, जिसको हम बोलते हैं ना स्पेक्युलेटिव, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी हो गया या अलग अलग जो उन्होंने अलग उसके जाति व्यवस्था के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफ़ाइन किया। पेरियार इसको बहुत ही सीधे और आसान शब्दों में, जैसे आप पेरियार का जब किताब पढ़ेंगे जो सच्ची रामायण है और पितृसत्ता पर जो उनकी किताब है, उसमें आप बहुत आसान शब्दों में पाएंगे कि पेरियार कैसे महिलाओं के अधिकारों की बात है, जाति उन्मूलन की बात है, कैसे नास्तिकता जो है वो एक बहुत बड़ा हथियार है। जो लोग पिछड़ी जातियों से, दलित समाज से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए नास्तिकता कितना बड़ा हथियार है अपने इमेंसिपेशन के लिए, अपने उद्धार के लिए। तो ये जो बहुत ही आम जनमानस तक पहुंचने वाले विचार हैं, पेरियार ने इनको एक मास लेवल पे पहुंचाने का काम किया। जैसे हमें आज के दौर में हमें ये लगता है ना कि किसी का शोषण ना करना तो एक मतलब आम धारा है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये धारा हमेशा से आम थी नहीं। अगर आप बहुत पुराने समय में जाएंगे, आप एथेंस में देखिए तो वहाँ पर क्लास का जो स्ट्रक्चर है, जो मतलब एक रूलिंग क्लास है, एक सोल्जर क्लास है और स्लेव क्लास है, तो वहाँ स्लेव को माना ही जाता था कि स्लेव का स्लेव होना, उसका ऑपरेशन होना इज़ मैंडेटरी, इट इज़ जस्टिस। ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, प्लेटोनिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट, वो यही कहता है कि जो जिस वर्ग में पैदा हुआ है वो वही काम करे, यही समाज में न्याय सिद्ध करेगा। तो ये हमें आज के दौर में ये लग रहा है कि ये तो बहुत ही रूढ़िवादी बात है, लेकिन तब के दौर की तो पेरियार का जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि कैसे उन्होंने पूरी बुनियादी बात बुनियादी नहीं थी और रूढ़िवादी थी, इसको उन्होंने सिद्ध किया तर्क के माध्यम से। अब ये साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आने में बहुत वक्त लगा, और जिस रूप से हमारे साथी ने बताया भी कि आया भी तो वो एक एंटी हिंदू के रूप में आया। वो पेरियार का जो ओरिजिनल फॉर्म है, पेरियार का जो एसेंस है, उस रूप में नहीं आया। पेरियार को आज भी जो बहुत सारे लोग वो एंटी हिंदू के रूप में जानते हैं, उनके जो ब्राह्मणों के खिलाफ जो कोट हैं वो उन्हीं के उसमें जानते हैं कि ये तो इस पूरे धर्म का विरोधी हैं, एक अराजक, एक एनार्किस्ट के रूप में वो लोग उनको देखते हैं। लेकिन पेरियार इससे आगे बहुत कुछ थे। पेरियार केवल यहीं तक सीमित नहीं थे। पेरियार ने पूरा जिस वक्त में महिलाओं के अधिकारों की बात करना, मतलब जाति उन्मूलन की तो आप बात कर ही रहे, लेकिन आप तमाम अलग अलग शोषण जो हैं, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है, उनमें कॉमनैलिटी क्या है कि एक महिला अगर शोषित है तो एक दलित उसके साथ कैसे खड़ा है, अगर एक मजदूर शोषित है तो एक महिला उसके साथ, ये जो शोषितों की एक पूरी फौज है, पेरियार इसमें कॉमनैलिटी ढूंढते हैं कि मैं हमेशा शोषित के साथ खड़ा हूँ, वो किसी भी रूप में कहीं पर भी होगा। जो अभी इन्होंने एक उसके पेरियार का एक कोट जो बोला, तो वो कोट यही है। वो कोट जो है अलग अलग समाज के वर्गों में जो शोषण है उसको केंद्र में रख के बताता है कि हमें शोषितों के साथ खड़ा होना चाहिए हर रूप में। ये पेरियार का सिग्निफिकेंस है। और पेरियार के फिर तो जीवन में कई सारे घटनाएं, जैसे पेरियार का सोवियत जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। 1931 में जब वो सोवियत जाते हैं, तो सोवियत जाने से पहले वो कुछ दिन एथेंस में भी रहते हैं, क्योंकि सोवियत का उनको तब तक क्लियरेंस नहीं मिला होता है सोवियत जाने का। और सोवियत जाने के बाद सोवियत से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसके बाद
खैर इसमें एक दिक्कत ये भी आती है कि जब सोवियत में अपना पूरा उनके जो पूरा टूर था सोवियत का, उसमें एक मे डे भी पड़ता है। तब उन्होंने जब मे डे का कॉन्सेप्ट देखा कि सोवियत में कितने बढ़ चढ़ के और कितने मतलब अच्छे तरीके से मे डे मनाया जा रहा है, उस मे डे का कॉन्सेप्ट क्या है, 1 मई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका पूरा धारा क्या है, और इसको भी पेरियार इस आइडिया से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। फिर जब उन्होंने भारत में वो जब आए तो उन्होंने अपने शुरुआती दौर में लगभग 2-3 महीने उन्होंने समाजवाद का बहुत प्रचार किया। उन्होंने ये चीज़ बताया कि क्यों स्टेट के द्वारा इकोनॉमी कंट्रोल होना चाहिए, इसका क्या इन्फ्लुएंस है कि स्टेट जब इकोनॉमी कंट्रोल करता है, जो एक सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जब हम इकोनॉमी से मोड ऑफ मतलब केवल पॉलिटिक्स और सोसाइटी से हम बढ़ के जब हम इकोनॉमी में जाते हैं तो उसमें हमें इसका सिग्निफिकेंस पता चलता है कि जो उत्पादन पैदा हो रहा है वो उत्पादन किस रूप से पैदा हो रहा है, ये समाज को निर्धारित करता है। फिर यार इस आइडिया को ही मानते थे। तो खैर उस वक्त जो ब्रिटिश रूल था, जब क्योंकि उस वक्त आप ये भी देखेंगे कि उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था और पूरी दुनिया महामंदी के दौर से गुजर रही थी, लेकिन उसके बावजूद सोवियत इतने सरप्लस का प्रोडक्शन कर रहा था। एक ऐसा देश जिसको बने हुए भी 15 साल 16 साल हुए, वो इतने सरप्लस में प्रोडक्शन कर रहा है इतने बड़े महामंदी के दौर में। इसको देख के पेरियार को लगा कि इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में सच में कुछ ऐसी बात है जो समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की जिसमें काबिलियत है। और जब वो भारत आए तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से खैर सोवियतों का एकदम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में था, तो इसी वजह से CID के कहने पर उनको अपनी पार्टी लाइन तय करनी पड़ी, और जिसमें उन्होंने फिर सोशलिज्म से वो थोड़ा दूर हटे क्योंकि उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चल रहा था उस पर उन्होंने फोकस किया। लेकिन वो अपने उस पूरे अंतराल में और जीवन के आखिरी वक्त में भी उन्होंने सोशलिज्म के साथ खड़े रहे, और जिसका हम बाद में फिर अभी जो ये आपका DMK है और जो द्रविड़ कड़गम बनी पार्टी पेरियार के उसके बाद जब DMK उससे टूट के द्रविड़ कड़गम से टूट के बनी, तो इनमें भी हम देखते हैं कि समाजवादी नीतियों को लेकर भी तमिलनाडु में देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 67% रिजर्वेशन दे रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया के बेल्ट में जहाँ जाति को लेकर के एक बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हुए हैं, वो मूवमेंट आपका अगर आप देखें कि यूपी में आप देखेंगे कि दलित चेतना जो है वो काफ़ी है। बिहार में आप देखेंगे कि बिहार में जो OBC चेतना है वो काफ़ी है, लेकिन इनका समागम आप नहीं देखेंगे। ये जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक मतलब खाई है, ये खाई कैसे भरी जाएगी। अब पेरियार को भी नॉर्थ इंडिया में फेमस होने में बहुत, अभी भी नॉर्थ इंडिया में पेरियार एक कॉमन पर्सनैलिटी नहीं है। हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग जान रहे हैं पेरियार के बारे में। नॉर्थ इंडिया में आज भी पेरियार एक कॉमन पर्सनैलिटी नहीं है। लेकिन ये दिक्कतें क्यों पैदा हो रही हैं? क्योंकि हम जिस तरीके से अपने आइकन्स को जो हमारे ऐतिहासिक रूप में हमारी जो कल्चरल कैपिटल के प्रणेता रहे हैं, जिन लोगों ने उन कल्चरल कैपिटल में एक बहुत बड़ा रोल दिया है उस कल्चरल कैपिटल को पैदा करने में, उनको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं और अपने आसपास के लोगों को, जैसे इन्होंने अभी कहा कि तमिलनाडु के ज़्यादातर घरों में आप देखेंगे कि आपको पेरियार का फ़ोटो मिलेगा। तो इसका कारण यही है कि लोग उस लेगेसी को मान रहे हैं, लोग उस लेगेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में है जो भी बातें हैं सब।